गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम बी पार्ट थर्ड के अंतर्गत छायावाद पढ़ेंगे। हमने इसका नामकरण कर लिया था। कब से छायावाद प्रारंभ हुआ ये हमारा हो गया था, और नामकरण के संबंध में क्या क्या विद्वानों ने परिभाषाएं दी हैं उसको भी हमने जान लिया था। आज हम पढ़ेंगे छायावाद की कुछ प्रवृत्तियां कहें, चाहे इसकी विशेषताएं कहें, छायावाद की प्रवृत्तियां या हम विशेषताएं कह सकते हैं। अब इस छायावाद की प्रवृत्ति में या इनकी विशेषताओं में क्या क्या मुख्य बातें आती हैं कि इस काल के कवियों ने किस चीज़ को अधिक महत्व दिया, किस चीज़ को प्राधान्य मानते हुए इन्होंने अपने काव्य को आगे बढ़ाया। तो सबसे पहले इस काल की विशेषता आती है व्यक्तिवाद की प्रधानता। किसकी प्रधानता? व्यक्तिवाद की प्रधानता। अब देखिए, व्यक्तिवाद की बात करने वाले कौन कौन से कवि हैं और उन्होंने किस प्रकार से व्यक्तिवाद की प्रधानता को ध्यान में रखते हुए बात कही है। कहा जाता है और माना जाता है कि छायावादी कविता हैं वह मूलतः व्यक्तिवाद की कविता हैं। किसकी हैं? व्यक्तिवाद की कविता। अब व्यक्तिवाद की हैं तो उसमें मध्ययुगीन अवशेषों से युक्त भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच में व्यवधान और विद्रोह की वाणी मिली है। क्या मिला है? मध्ययुगीन अवशेषों से भारतीय समाज और व्यक्ति के बीच में क्या क्या व्यवधान हैं और क्या उस व्यवधान को दूर करने के लिए विद्रोह किया है, उस विद्रोह को वाणी मिली है। अपन कह सकते हैं कि प्रथम महायुद्धोत्तर हिंदी कविता जाति, महाजाति, या अपन कह सकते हैं कि आदर्श या उपास्य व्यक्तियों के सुख और दुख की नहीं, ये जो कविता हैं यानी छायावाद की या प्रथम महायुद्धोत्तर जो हिंदी कविता हैं उसमें जाति, महाजाति या आदर्श या उपास्य व्यक्तियों के सुख और दुख का वर्णन नहीं है, बल्कि वर्णन किसका है? व्यक्ति के सुख और दुख की कहानी है। संपूर्ण समाज को लेके नहीं चले हैं, एक व्यक्ति को लेके चले हैं। यानी व्यक्ति में किस प्रकार का सुख है, किस प्रकार का दुख है, उसकी कहानी कहता है। जयशंकर प्रसाद का आंसू ले लें अपन, या पंत के उच्छ्वास, ये दोनों ही काव्य जो हैं व्यक्तिवादी अभिव्यक्ति के एक सुंदर उदाहरण कह सकते हैं, और इसमें व्यक्तिवाद का हमें एक सुंदर निदर्शन भी मिलता है। निराला जी ने लिखा भी है, व्यक्तिवाद को पूर्णतः इन्होंने स्पष्ट भी किया है कि मैंने मैं शैली अपनाई। क्या कहा? मैंने मैं शैली अपनाई, देख एक दुखी निज भाई, दुख की छाया पड़ी हृदय में, झट उमड़ वेदना आई। इस प्रकार से क्या कह रहे हैं निराला जी कि इस कविता के माध्यम से व्यक्तिगत सुख और दुखों की अपेक्षा अपने से
अन्य के सुख दुख की अनुभूति ने नए कवियों को भावप्रवण और कल्पनाशील हृदयों को यानी स्वच्छंदतावाद की ओर प्रवृत्त किया है। तो ये थी हमारी व्यक्तिवाद की प्रधानता। दूसरी इसकी मुख्य विशेषता कह सकते हैं, मुख्य प्रवृत्ति कह सकते हैं, वह है प्रकृति चित्रण। छायावादी कवि का मन प्रकृति चित्रण में खूब रमा है। इस काव्य में प्रकृति पर चेतना का आरोप यानी प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी आदि छायावाद के सभी जो प्रमुख कवियों ने प्रकृति का नारी रूप में चित्रण किया है और सौंदर्य और प्रेम की अभिव्यक्ति दी है। जैसे हम यहाँ कह सकते हैं कि प्रसाद जी की दो पंक्तियाँ हैं, पगली हाँ संभाल ले कैसे छूट पड़ा तेरा अंचल, देख बिखरती है मणिराजी अरे उठा बेसुध चंचल। यहाँ प्रसाद जी ने रात्रि को संबोधित करके प्रकृति को आलंबन रूप में रखकर उसका श्रृंगारिक चित्रण किया है। पंत की जो पर्वत प्रदेश में पावस कविता है, वह पर्वत का एक चित्रात्मक चित्रण प्रस्तुत करती हैं। किस प्रकार से इन्होंने लिखा है, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकाल, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। फिर यहाँ आगे जब आते हैं पंत जी, तब ग्रीष्म ऋतु में गंगा जो है शीर्ण प्राय हो गई हैं, गर्मी से उसकी धारा जो है वह पतली हो गई हैं, शीर्ण सी हो गई हैं। उस धारा का इन्होंने किस प्रकार से वर्णन किया है कि सैकत सया पर दुग्ध धवल, तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, लेटी हैं शांत क्रांत निश्चल, तापस बाला गंगा निर्मल। इस प्रकार से अपन देखते हैं तो छायावादी कवियों ने प्रकृति सौंदर्य बोध को बड़ी कोमलता के साथ में व्यक्त किया है। उसमें रागमय है, सदामय है और पवित्र भाव उसमें विद्यमान है। अब देखिए तीसरी इसकी विशेषता आती है नारी सौंदर्य और प्रेम का चित्रण, कि छायावादी कवियों ने नारी सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार से किया है। अब देखिए नारी सौंदर्य का जहाँ तक सवाल है, छायावाद के प्रसाद, पंत, निराला तीनों कवियों ने नारी सौंदर्य का मर्म स्पर्शी वर्णन किया है। प्रसाद की कामायनी में सरदा सर्ग प्रसाद की नारी सौंदर्य विषयक दृष्टि का परिचय देता है और प्रसाद की सरदा जो हैं वह अप्रतिम सौंदर्यमयी नारी हैं। क्या लिखते हैं प्रसाद सरदा के बारे में, नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। अब देखिए पंत नारी सौंदर्य का वर्णन तो करते हैं, उसे स्लिथ भी कहते हैं, लेकिन फिर जो हैं
तापस बाला कहकर हाथ जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर इसी उदाहरण को ले लें अपन, सैकत सया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल लेटी हैं शांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल। यानी यहाँ पर उस तपस्वी बाला का सौंदर्य वर्णन तो किया है, गंगा का सौंदर्यपूर्ण वर्णन किया है, श्लित वर्णन किया है। फिर आगे जाकर के उन्होंने सोचा होगा कि मैंने गंगा माता के लिए कैसा कह दिया है, तब उसको क्या कहा, तापस बाला गंगा निर्मल कह करके हाथ जोड़ दिए हैं। अब देखिए उसी प्रकार से पंत की संध्या जो कविता हैं वह नारी सौंदर्य विषयक दृष्टिकोण को उजागर करने वाली है। क्या कहा है, सुनहला फैला केश कलाप। अब यहाँ ध्यान देने की बात है कि निराला की संध्या सुंदरी के घुघराले काले बाल हैं, परी के समान हैं। क्या लिखा है निराला जी ने, दिवस अवसान का था समय, मेघमय आसमान से उतर रही हैं वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। अब बहुत बड़ी बात है इसमें नारी सौंदर्य को लेकर के। आज छायावाद के जो 4 आधार स्तंभ हैं, पंत, प्रसाद, निराला और महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा ने नारी सौंदर्य का कहीं वर्णन किया ही नहीं है। 3 जो हैं इसके आधार स्तंभ, उन्होंने नारी सौंदर्य को देखा है, लेकिन महादेवी वर्मा ने नारी के सौंदर्य की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। चौथी इसकी विशेषता आती है रहस्यवाद। रहस्यवाद को अपन कह सकते हैं अलौकिक प्रेम का चित्रण जो इस लोक का न हो। छायावादी कवियों और आलोचकों ने छायावाद में आध्यात्मिक का तत्व स्वीकार किया है। लगभग सभी छायावादी कवियों ने इस अदृश्य शक्ति के प्रति अपनी आत्मा की अनुभूति को तरह तरह से कहा है। ये छायावादी कवि उसका अनुभव तो करते हैं, पर वह उनके लिए अज्ञात ही रहता है। प्रसाद ने कामायनी में कहा है, हे अनंत रमणीय कौन तुम। उस अलौकिक शक्ति को कह रहे हैं, हे अनंत रमणीय कौन तुम, यह मैं कैसे कह सकता हूँ। कैसे हो क्या हो इसका तो भार विचार न सह सकता। अब यहाँ पर उस अदृश्य शक्ति अलौकिक शक्ति का यहाँ कवि अनुभव तो करता है, लेकिन उसको व्यक्त करने में वह असमर्थ हैं। छायावादी रहस्यवाद में जिज्ञासा का भाव प्रमुख रहता है। पंत में प्रथम रश्मि, कविता में इसी जिज्ञासा भाव को मुखरित किया है। प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना। क्या कह रहे हैं प्रसाद कि पंत जी, प्रथम रश्मि का आना रंगीनी तूने कैसे पहचाना। छायावादी कवियों ने आत्मा और परमात्मा के संबंध को विविध उपमानों के माध्यम से व्यक्त किया है। कई प्रकार के उपमान दिए हैं। निराला की तुम और मैं, कौन सी कविता है, तुम और मैं कविता में तुम जो हैं विराट के लिए आया है और मैं आत्मा के लिए। तो
इन कवियों ने उस अलौकिक शक्ति को कई प्रकार के उपमान दिए हैं। कहा है, तुम तुंग हिमालय सृग और मैं चंचल गति सुर सरिता। तो यहाँ पर परमात्मा को और आत्मा को अलग अलग उपमान दिए हैं। हिमालय के अभाव में क्या कहा है निराला जी ने कि हिमालय के अभाव में गंगा का अस्तित्व नहीं, वैसे ही परमात्मा के अभाव में आत्मा का कोई अस्तित्व नहीं, उसकी कोई स्थिति नहीं हो सकती। महादेवी वर्मा ने भी अपनी कविता में बीन भी मैं हूं, तुम्हारी रागिनी भी मैं हूं आदि कई सारी पंक्तियों के द्वारा आत्मा और परमात्मा के अद्वैत भाव को मुखरित किया है। पांचवी इसकी विशेषता आती है स्वच्छंद कल्पना, यानी इस काल के कवियों की जो एक अलग विशेषता है वह है स्वच्छंद कल्पना। अब देखिए कि पंत जी जब छायावाद को स्वच्छंदता से प्रभावित कहते हैं, क्या कहते हैं कि छायावाद जो है स्वच्छंदता से प्रभावित हैं, तो उसका एक कारण शायद कल्पना का प्राधान्य है। कल्पना कार्यत्री प्रतिभा का विलास है। किसका है? कार्यत्री। कल्पना सृजनात्मक शक्ति है। कल्पना नूतनता का विधान करती हैं। छायावादी कविता में कल्पना का स्वच्छंद प्रयोग दिखलाई पड़ता है। पंत की कविता का हम यहाँ उदाहरण ले सकते हैं। हमने इस उदाहरण को पहले भी किया है। क्या कह रहे हैं? मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकाल जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला विशाल था। यहाँ पर देखिए पर्वत को महाकाल पुरुष के रूप में देखना, उस पर जो खिले हुए सत सत पुष्पों को नेत्रों के रूप में देखना और फिर उसे ऐसे आत्ममुग्ध पुरुष के रूप में प्रस्तुत करना जो दर्पण में बार बार अपने रूप को देख रहा हो, तो यह नूतन कल्पना ही तो है। अब देखिए आगे भी हमने इस दोहे को कल्पना या स्वच्छंद कल्पना के रूप में एक उदाहरण पहले भी लिया था, जिसमें प्रसाद जी का जो कामायनी का वर्णन था। नील परिधान बीच सुकुमार खुल रहा मृदुल अध खुला अंग, खिला हो जू बिजली का फूल मेघ बन बीच गुलाबी रंग। यहाँ देखिए कि नीले चमड़े का वस्त्र धारण किए हुए सरदा हैं और उन वस्त्रों में से झलकते उसके अंग के लिए हमने यहाँ किसका उपयोग किया है? बिजली का फूल। पदबंध में प्रयोग एक स्वच्छंद कल्पना का चरम उत्कर्ष देखा जा सकता है। ऐसा हमें कहीं अन्य नहीं मिलेगा। इस प्रकार से प्रसाद ने सरदा के शरीर की गुलाबी आभा, दीप्ति, कोमलता और सुगंध आदि सभी विशेषताओं को सजीव कर दिया है। निराला की
संध्या सुंदरी कविता में संध्या के रूप और गति का मानसी साक्षात्कार किया है और वह मानसी साक्षात्कार कल्पना का ही चमत्कार है। रात्रि का समय, चटक चांदनी फैली हुई, गंगा की लहरों पर बिछलता हुआ रूपहला प्रकाश, इस दृश्य को पंत की कल्पना में हम देखते हैं। क्या लिखा है पंत ने? चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में कल, यानी चांदी के सांपों सी रलमल नाचती रश्मियां जल में कल। यहां पर उस लहरों को चांदी के सांपों सी बताया है, तो यह एक स्वच्छंद कल्पना का ही दृश्य है। महादेवी की कविता में भी कोमल कल्पना के अनेक रूप हमें दिखलाई देते हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कि उमड़ आई रे दृगों में सजनी कालिंदी निराली। तो इस प्रकार से इस काव्य में स्वच्छंद कल्पना का प्राधान्य रहा है। अगली हमारी विशेषता आती है अवसाद, नैराश्य और वेदना का स्वर। प्रसाद का आंसू वेदना की स्याही से लिखा गया है। पंत की ग्रंथि और पल्लव की अनेक कविताओं में कवि के भग्न हृदय, वेदना और निराशा से भरे हुए हमें प्रतिबिंबित होते हैं। यह अलग बात है कि निराला की वैयक्तिकता में समाज की वेदना भी आकर मिल गई हैं। महादेवी को वेदना की कवित्री कहा जाता है। उनकी कविताओं का मूल स्वर जो हैं वो करुणा है। महादेवी के गीत पीड़ा के स्वरों से निर्मित हैं, विरह की ताल से अन्वित हैं, भावना की उष्मा से स्पंदित हैं। इन गीतों में उनकी आत्मा जो हैं छलक छलक पड़ती हैं। महादेवी अपने गीतों में करुणा शब्द तथा इसके पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करके अपनी कविता में करुणा के रंग भरती हैं। क्या लिखती हैं? कलियों पर जब आक रहा था करुण कथा, अपनी संसार रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। क्या कहा है? कलियों पर जब आक रहा था करुण कथा, अपनी संसार रहने दो हे देव, अरे यह मेरा मिटने का अधिकार। महादेवी को वेदना उतनी ही प्रिय है जितना प्रियतम, इसलिए वह यह भी मानती हैं कि उनके जीवन का प्याला इस मीठी सी पीड़ा में डूबा है। इस मीठी सी पीड़ा में डूबा जीवन का प्याला। क्या कहा है? इस मीठी सी पीड़ा में डूबा जीवन का प्याला। फिर आती है अगली विशेषता, वैचारिकता। अब छायावाद को एक स्पष्ट वैचारिक पक्ष मानते हैं। छायावाद की विचारणा में अद्वैत दर्शन धर्म के क्षेत्र में मानवता, राजनीति में विश्व बंधुत्व, साहित्य में कलावाद
और समाज में समन्वयवाद जैसी प्रवृत्तियां हैं इस काल में मिलती हैं। निराला ने बादल राग में भारतीयों की आत्मा में जागृति का मंत्र फूंक दिया है। तो जागो फिर एक बार में समग्र राष्ट्र के प्रति आह्वान किया है। प्रसाद ने लिखा भी है, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर दो, सबको सुखी बनाओ। इसी प्रकार अद्वैत भावना के पोषक निराला ने भी लिखा है कि तुम तुंग हिमालय सृग और मैं चंचल गति सुरसरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामिनी कविता। कामायनी में बुद्धिवाद के विरोध में हृदय तत्व की प्रतिष्ठा करते हुए कवि ने शैव दर्शन के आनंदवाद को जीवन के पूर्ण उत्कर्ष का साधन माना है। फिर अगला बिंदु हमारा आता है मानवतावाद। रविंद्रनाथ ठाकुर बंगला साहित्य में जाति एवं वर्गगत संकीर्णताओं से ऊपर उठकर विश्व मानवता का जय घोष पहले ही कर चुके थे। रविंद्र साहित्य का हिंदी छायावादी कविता पर काफी प्रभाव पड़ा। छायावादी काव्य में मानवतावादी दृष्टिकोण विविध रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। छायावाद ने युग युग से उपेक्षित नारी को सदियों की कारा से मुक्त करने का स्वर अलापा है। क्या कहा है? मुक्त करो नारी को युग युग की कारा से बंदिनी नारी को। विश्व मानवता की प्रतिष्ठा इस युग के कवियों का आदर्श है। लिखा है, जग जीवन उल्लास मुझे, नौ आशा नौ अभिलाषा मुझे, सुंदर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन। छायावाद काव्य में विश्व के शोषित वर्ग के प्रति भी हमारी सहानुभूति अभिव्यक्त हुई है। इसमें हमारा अगला बिंदु आता है शैली। इस काव्य की, ये छायावादी काव्य के कवियों की काव्य रचने की शैली क्या रही है। शिल्प की दृष्टि से इस कविता में प्रतीकात्मकता, कोमल कांत पदावली, चित्र भाषा का प्रयोग, लाक्षणिकता, प्रतीकात्मकता, अलंकारिकता और छंदों को नवीनता आदि विशेष महत्व प्राप्त हैं। छायावादी शैली की प्रमुख विशेषता जो हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहला है मुक्तक गीत शैली, यानी इस काल के कवियों ने मुक्तक गीत शैली को अपनाया है। उसमें प्रतीकात्मकता है, प्राचीन एवं नवीन अलंकारों का प्रचुर मात्रा में प्रयोग किया है, मानवीकरण अलंकार हैं, विरोधाभास हैं, विशेषण विपर्य और कोमल कांत पदावली हैं, संस्कृतमय पदावली या शब्दावली का भी उपयोग किया है। गीत शैली के
सभी प्रमुख तत्व जो हैं, जैसे वैयक्तिकता, भावात्मकता, संगीतात्मकता, संक्षिप्तता, कोमलता आदि इनके काव्य में आसानी से उपलब्ध होते हैं। प्रतीकों के द्वारा इन्होंने अपनी अभिव्यक्ति की मार्मिकता में अभिवृद्धि की है। जैसे यह पतझड़ मधुवन भी हो, सूलों का दर्शन भी हो, कलियों का चुंबन भी हो। यहाँ पतझड़, मधुवन, सूल, कलियाँ आदि जीवन के विभिन्न रूपों के प्रतीक हैं। मूर्त को अमूर्त रूप में तथा अमूर्त को मूर्त रूप में भी इन कवियों ने चित्रित किया है और अनेक नवीन उपमानों का प्रयोग भी किया है। इस से संबंधित कुछ हम यहाँ उदाहरण लेंगे। जैसे इन्होंने मूर्त के लिए अमूर्त उपमान क्या कहा है? बिखरी अलके जू तर्क जाल। तर्क जाल जो हैं वह क्या है? अमूर्त हैं, और बिखरी हुई अलके हैं, मूर्त हैं। तो यहाँ मूर्त को इन्होंने अमूर्त का उपमान दिया है। फिर अमूर्त के लिए मूर्त उपमान। कीर्ति किरण, कीर्ति को अपन देख नहीं सकते, अमूर्त चीज है, और उसको क्या कहा है? नाच रही है। कोई नाचता है उसको अपन देखते हैं, तो यहाँ मूर्त उपमान दे दिया है। विशेषण विपर्य, तुम्हारी आंखों का बचपन खेलता जब अल्हड़ खेल। तो इस प्रकार से यहाँ जो है विशेषण विपर्य हैं। फिर विरोधाभास, शीतल ज्वाला में जलता हूँ। ज्वाला कैसी है? शीतल, लेकिन ज्वाला शीतल होती नहीं है, इसलिए यहाँ विरोधाभास अलंकार है। शीतल ज्वाला में जलता हूँ। फिर रूपक अतिशयोक्ति, बांधा था विदु को किसने इन काली जंजीरों में। चंद्रमा को काली जंजीरों में, बादलों में घिरे हुए देख करके रूपक अलंकार और अतिशयोक्तिपूर्ण अलंकार कहा है। फिर इस काव्य में कोमल पदावली का उपयोग किया है। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघुतरणी हसिनी सी सुंदर तिर रही कोमल पालों के पर खोल। तो इस प्रकार से इस काल में कुछ विशेषताएं हैं। वस्तुतः हम कह सकते हैं कि छायावादी कवियों के कारण हिंदी की अभिव्यंजना शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। क्या हुई है? अभिव्यंजना शक्ति में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। छायावादी शैली की चित्रात्मकता, लाक्षणिकता एवं व्यंग्यात्मकता की प्रशंसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल जैसे विरोधी आलोचकों ने भी की है। हम निष्कर्षतः या सारांशतः कह सकते हैं कि भले ही छायावादी इस धरती पर रमे हो, किंतु व्यापक आदर्शों एवं सूक्ष्म सौंदर्य को लेकर चलने वाला छायावाद अब भी अजर हैं, अमर हैं। हाँ, कामायनीकार के शब्दों में हम आज के भूले भटके छायावादियों से इतना अवश्य कहेंगे, हार बैठे जीवन का दाव, जीतते जिसको मर कर वीर। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस छायावाद की विशेषताओं का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं। आपको हमारा यह छायावाद की विशेषताओं संबंधी विश्लेषण कैसा लगा? आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।